मैं हेल्थ एशिया वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया कि इसके लिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर सकें। पहला हमारा टॉपिक है ये रिकरेंट मिसकैरेज वाला। हमारे पैनलिस्ट आगे चलें। डॉक्टर जहारा से मैं पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। डॉक्टर जहारा, व्हाट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन पुअर सीमेन क्वालिटी एंड रिकरेंट मिसकैरेज? इन्होंने थोड़ा कुछ बताया डॉक्टर नदीम ज़ुबैरी ने। आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑल्सो, पुअर सीमेन क्वालिटी एंड रिकरेंट मिसकैरेज। इसको ऑन करो ना, माइक ऑन है। Can you hear me? Yes. Dr. Nadeem has already explained something about the male factor involved in recurrent miscarriages. The male factor should always be assessed whenever there is unexplained miscarriage, and the female factors has been sorted out, and sometimes in association too. He has told about the sperm DNA fragmentation. The sperm DNA fragmentation will tell you whether the sperm quality is good or not. So whenever there is recurrent miscarriage, the semen analysis should always be sorted out, considering the motility, the count, and the morphology of the sperm. And if possible, as is not done right now up till now, but the ART centers and the infertility centers should be looking into it for the sperm DNA fragmentation test. And if the sperms are getting older, and as they age, they deteriorate. And this is one of the commonest factor which results and is responsible for the male factor responsibility for recurrent miscarriage. This can be overcome by giving antioxidants, because it may be due to oxidative stresses, and evaluation for varicocele if it's present, and if it's associated with poor sperm quality, then varicocele should be treated. And certain antioxidants like vitamin C, E, zinc, selenium, L-carnitine, and else they can be helped. But this should always be sorted out whenever there is unexplained recurrent miscarriage. हमारी सोसाइटी में इशू ये है कि रिकरेंट मिसकैरेज का बर्डन सारा फीमेल के शोल्डर पे होता है। मर्द तो बड़ा सीना चौड़ा करके घूमता है कि मेरा तो काम हो गया, अब इसकी बच्चेदानी कमज़ोर है, इसका जिस्म ठीक नहीं है, इसका फलाना है, इसका धमाका है, तो सारा बर्डन उसके ऊपर होता है। अब इसमें अभी उनके बड़ी हैरानी की बात होती है जब मुझसे कहा जाता है कि स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम ही डॉक्टर साहब वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन तो अवेलेबल नहीं है। एक कंपनी है जो कभी लाती है और फिर लेके चली जाती है, फिर लाती है, फिर लेके चली जाती है, और अब लाती भी नहीं है। एक ज़माने में आता था थोड़ी सी देर के लिए। तो अब हम क्या करें? हम मतलब कैसे इसको मॉर्फोलॉजी इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको बता सकती है कि ये स्पर्म ख़राब हैं और इससे रिकरेंट मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब मेरा इसमें पॉइंट ये है कि क्या हम पेशेंट को काउंसलिंग करें इस हिसाब से कि भाई अपने शौहर का टेस्ट भी लेके आओ और शौहर को बिठा के ये बात की जाए कि देखो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है और तुमको भी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर। अच्छा, एक चीज़ मैंने और एक चीज़ और मैंने रिसर्च में पढ़ी थी कि अगर यंग एग्स हैं और उनके साथ ऐसा ओल्ड स्पर्म्स जिनके जो डैमेज्ड है, जब वो फर्टिलाइज करते हैं तो अक्सर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है। तो द ओवर मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, दोनों इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स दोनों इम्पॉर्टेंट। विद अ डैमेज्ड स्पर्म। लेकिन अभी तक हम मेल पे तवज्जो नहीं देते थे ना इस चीज़ में। अब ये है कि हमें इसको भी हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत है पेशेंट्स के सामने और कपल्स के सामने कि भाई ये भी एक इशू है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जहारा। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। डॉक्टर वकार अशरफ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी to attend this session. I would like to know role of treating subclinical hypothyroid, that is less than 2.5 ml TSH in a patient with recurrent miscarriage. What is your take? Good afternoon and thank you very much for a very nice question. ये तो हम सबको पता है कि हमने ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करना है, but the problem comes up when we are encountered with subclinical hypothyroidism. And subclinical hypothyroidism कहते किसको हैं? When the TSH level is less than 2.5 but the T3 and T4 normals are normal. So when to treat them? तो जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, इट इज़ फ्रॉम द रॉयल कॉलेज है, अमेरिका से हैं, इन सब की जो रिकमेंडेशन है कि whenever we have recurrent pregnancy losses, there is a potential risk of subclinical hypothyroidism in causing
these losses. So we need to test them. So when we are making an investigation plan for these ladies, we need to offer them testing for TSH, T4 and T3, and secondly we must offer them TPO antibody testing. I am talking of recurrent pregnancy losses. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अब इनको ट्रीट करें या ना ट्रीट करें, किस लेवल के ऊपर वी शुड स्टार्ट ट्रीटिंग. सो द रिकमेंडेशन इज मॉडरेट सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, एंड मॉडरेट सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म व्हेन द TSH लेवल इज मोर देन 4. We need to treat it, irrespective whether उसकी TPO antibodies are positive or negative. This is the recommendation by the Royal College. Whereas the Americans they suggest कि अगर TSH का level more than 4 है, that is moderate high subclinical hypothyroidism, and there is positivity of TPO antibodies, they strongly recommend to start levothyroxine. अब बात आती है माइल्ड सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म वेयर द लेवल इज़ 2.5 से ऊपर है, एंड शी हैज़ अ नॉर्मल T3 एंड T4 लेवल्स. तो उसकी रिकमेंडेशन वो ये कह है कि जी आप इनके अंदर थायरॉक्सिन स्टार्ट ना करें, लेकिन स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी 7 to 9 वीक्स के ऊपर इनके लेवल्स कराएं, एंड देन वो कंटिन्यू डूइंग दीज लेवल्स एवरी ट्राइमेस्टर टिल शी रीचेज 34 वीक्स. और उसकी वजह यह है कि these patients have a potential to become overtly hypothyroid, and we need to have a lookout for them. So the take home message is the investigation of thyroid profile and the TPO antibody levels. Thank you. यहाँ काफ़ी सीनियर लोग भी बैठे हैं, एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट. कोई अपनी राय देना चाहेंगे इस थायराइड के इशू पे, रिकरेंट मिसकैरेज एंड हाइपोथायराइडिज्म, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए? एनी कमेंट और क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? डॉक्टर शाहीन, मैं कुछ बोल सकती हूँ यहाँ से? जी. दैट्स एब्सोल्युटली राइट कि हम पहले हाइपोथायराइडिज्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट over the time it's been recommended, and especially by the endocrine societies of American and European, they said that every patient who is a clinically hypothyroid should be treated, should be given thyroxine. If a patient is within the limit, get the TPO done. If the antibodies are positive, then we have to give them supplementation, not exactly thyroxine, but the antibodies should be treated. We cannot treat them, but we improve the general health by giving antioxidants, which helps in that. Secondly, we have to keep thyroid level between 1.5 to 2.5. That is the range where we should go, not too low, not too high. But even a patient who has got the TSH of 3 needs a treatment. Subclinical hypothyroidism does make a lot of difference in patients with recurrent miscarriages. This is what I've been through with. Thank you very much. Next question, Dr. Farooq Naeed, he's a professor from Baqa University. Role of optimizing BMI in a patient with recurrent miscarriage. Now this BMI is basically reflecting most of the time when we talk about is generally overweight or obesity. But one thing we should keep in mind, the underweight are also very important because these are, although our South Asian population is usually overweight and we got high incidence of diabetes and insulin resistance, but few of the patients are also come up with underweight. So optimizing BMI, basically how we going to optimize is another section, but we should know the cutoff values. Asian population has low, considered to be a very stingy criteria rather than European and American society criteria. So our overweight criteria start after 23. 23 is a cutoff for Asian population, जबकि 25 is for European population, and our overweight directly comes, obesity come up with 25, जबकि हम European और Western population में 30 criteria. तो ये चीज़ हमें clear होनी चाहिए. This is very important. And how we optimize, definitely
पता नहीं कितने सेशन सेमिनार हुए हैं, और हमें ये बात जो है ना इस तरीके से अपनी सोसाइटी में एंडोर्स करनी है कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो माइंड सेट रिगार्डिंग दी फूड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So avoid junk food, coca-colanization is very important. You should take healthy diet. अब affordability को matter करते हुए आपको diet concerns बताने होंगे उनको. उसके साथ आपका जो environmental pollution है ये बड़ा effective है. उसके साथ आपकी mobility. अब ये जब से आपके हाथों में एंड्रॉइड्स और ये सब आ गए तो उसको हमने 24 आवर्स अपने सर पे रखा हुआ है ना, तो हम हिलना झुलना, अब बाहर बैठे हुए हैं और अंदर के बच्चे से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अंदर जा रहे हैं या उसको बुला रहे हैं. अब पता चला कि जी आप मोबाइल पे उसको मैसेज कर रहे हैं बाहर आ जाओ खाना, तो हमने एक्सरसाइज छोड़ दी. एक्सरसाइज तो एक बहुत डिफरेंट बात है. रूटीन स्टेप्स हमारे जो है आपको कम से कम 6000 स्टेप्स पर डे रखने हैं, तो वो हमारे स्टेप्स कहाँ गए. फिर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, आपकी जो रूटीन एक्टिविटी है वो स्टेबलाइज होगी तो आपका BMI जो है ऑप्टिमाइज होगा. एनी वुमेन हु वांट टू बी प्रेग्नेंट, so preconceptional status is very important in order to consider the BMI should be in a very optimal stage. तो ये सारी चीज़ों को आपको मरीज़ को बताना भी है और साथ में एक कम्युनिटी में इस चीज़ को एंडोर्स करना है, क्योंकि आप अचानक किसी के ऊपर कोई बम ब्लास्ट कर दें तो ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी नहीं होता. तो हमें हमारी सोशल मीडिया, हमारे इस तरह के छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें करने हैं. बहुत सारी चीज़ों पे आप पेशेंट को बाद में स्विच करते हैं ओबेसिटी के लिए कि भी आप LPG-1 पे भी चले गए, मेटफॉर्मिन पे भी चले गए, तो बेहतर नहीं है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सो ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज रिकरेंट मिसकैरेजेस में इसका बहुत रिमार्केबल रोल है. अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो सारी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाएगी आपकी. आपका ब्लास्टोसिस से जो प्रॉब्लम शुरू होती है, डॉक्टर शाहीन यहाँ खुद खड़ी हैं IVF एक्सपर्ट के तौर पे, आप खुद देखें कि उनके रिकरेंट मिसकैरेजेस आना शुरू हो जाएंगे. फिर उसके साथ इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, साइटोकाइंस बन जाएंगे, रिजेक्शंस आ जाएंगे विच एंड अप इनटू रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस. अब ह्यूज डिटेल इज़ अवेलेबल, लेकिन ये मोटी मोटी वो बातें जिसको आपने कंसिडर करना है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ऑप्टिमल लेवल ऑफ BMI, नॉर अंडरवेट एंड नॉर ओवरवेट. दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. थैंक यू वेरी मच. पता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ज़माना आ गया है कि हम प्रिस्क्रिप्शन लिख के पेशेंट को फारिग कर दें, वो नहीं चलता. अब हमें आधा घंटा देना पड़ता है पेशेंट को उसकी BMI के लिए, उसके थायराइड के लिए, उसके मेल पार्टनर को बुला के उसके सीमेन पे बात करने के लिए. तो सारे यहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले लोग बैठे हैं और आई एम श्योर आप सब लोग फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को कि ये सब काउंसलिंग और ये सारी बातें अब हमारी मैनेजमेंट का पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही हैं. वो ज़माना चला गया जब हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ पकड़ा जाए. जब पेशेंट यही चाहते हैं वेट कम करने की दवाई दे दें, सीमेन ख़राब हो रहा है दवाई दे दें, ओवेरियन फेलियर हो रहा है दवाई दे दें. दवाई नहीं होती हर चीज़ की, से बैठ के बात करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है और बहुत टाइम देना पड़ता है. मेरा गला मुस्तकिल ख़राब हो गया इसी वजह से, इनसे बातें कर करके. और बिल्कुल सही कहा आपने, ये सारी बातें, ये सारे मसले हम लोग देख रहे होते हैं और हम सभी देख रहे होते हैं, हम सभी इसको सॉल्व कर रहे होते हैं. आई वुड अगेन वेलकम एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट फ्रॉम द ऑडियंस. डॉक्टर कुर्तुल-अमान से मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ और इसके बाद अगर कोई डिस्कस करना चाहता है तो ज़रूर करें, फिर हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे. डॉक्टर कुर्तुल-अमान, आपको मैंने अक्सर पेशेंट आते हैं रिकरेंट मिसकैरेज वाले, वो कहते हैं हमारा IVF करते हैं या हमारा IUI करते हैं. उनका ख्याल है कि अगर हम IUI या IVF होगा तो मिसकैरेज के चांसेस उनके ख़त्म हो जाएंगे या मिसकैरेज नहीं होगा, डेफिनेटली प्रेगनेंसी हो जाएगी जो भी. इज़ दिस राइट कि IUI से या IVF से हम अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? IUI does not make any difference in the recurrent miscarriages. It is just an option which is offered to the patient जो कि कहने के सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है, लीजन्स है, उससे थोड़ा सा हम आगे ले जाके स्पर्म्स और वो डाल देते हैं. It will never help with the recurrent miscarriage. IVF में भी लोग exactly यही कहते हुए आते हैं, लेकिन even with the IVF we cannot help them. The only thing is, ये बहुत एडवांस है, लेकिन बहुत से लोग आते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि yes, if you want to go for pre-implantation genetic screening or testing, then it can help you.
but again it will only improve the success rate, which is from approximately 30 to 32%, it might take it up to 60%. But again, it will not give you a 100% result, because what happens at the time of implantation and after that, we are still not up to that. So even with an IVF, we are unable to give a 100% guarantee or option to them. यस यू आर वेरी राइट. इसमें जब तक आप PGS या PGD नहीं करें, आप IVF इज़ जस्ट द सेम एज एनीथिंग. एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन में नहीं आया पहले से भी, कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंसी, जो कि डायग्नोसिस के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी. कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंसी जो पेशेंट्स प्री मेनोपॉजल स्पॉटिंग की कंप्लेन कर रहे होते हैं, वो लोग कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंट होते हैं. और वो लोग, जैसे उन्होंने मुसरत ने भी दिखाया कि बड़े बड़े कॉर्पस ल्यूटियम हैं तो बड़ी खुशी होती है, वो सिस्ट नहीं होता है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए. तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंसी हो या सिस्ट नज़र नहीं आ रहा हो, तो फिर आप उसको, कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन देना. अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं आता है तो आपको एक्सटर्नल देना पड़ता है. इसमें बड़ी मिथ है सोसाइटी में. पेशेंट ने अपने मुंह खोल के बोल रहे हैं 7 वीक्स 6 वीक्स. वो प्रेगनेंसी को सेव करने वाले इंजेक्शन नहीं लगाएंगे आप. क्यों लगाएंगे भाई? पहला बच्चा है, सब कुछ ठीक ठाक है, इतना बड़ा अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम नज़र आ रहा है, सब कुछ ठीक है. लेकिन रिकरेंट मिसकैरेजेस में इज़ देयर ए रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन इन अर्ली प्रेगनेंसी, जहाँ टेस्ट पॉजिटिव आया और हम प्रोजेस्टेरॉन शुरू कर दें, इंजेक्टेबल, ओरल, वेजाइनल, इस पर कोई ख़ास डिस्कशन नहीं हुई. मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन पूछना चाहूँगी. आपका टॉपिक था, या तो आप ही खड़े बता दें कि इज़ देयर ए रोल ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. इसलिए कि ये सोसाइटी में बहुत है, कम्युनिटी में बहुत है, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन बहुत लगाए जा रहे हैं. तो प्लीज़ इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. मेरे सर में कील लगेगी आगे. Overall, the best role is in unexplained recurrent pregnancy loss. The subset, which is a big subset, which is 70% of people, in which no diagnosis of recurrent miscarriage has been identified, there is a role of, which I have mentioned also, a progesterone का role उसके अंदर बहुत है. उसमें भी more than 2 miscarriages में role है. 1 या 2, the data is not supportive कि it will significantly improve the quality, but more than 2 में definitely है. On unexplained, which is about 70% of group of recurrent miscarriage, उसमें role है. So there is a big role of progesterone in that, but not in 1 miscarriage and not plus minus in 2 miscarriages. Also, because the data so far is based on the universal information is available, based on the large meta-analysis which is available. If you remove the low quality studies from that, it boils down to no effect. So one has to be careful in managing this and keep it for the recurrent miscarriages which are more than 2, which is a big chunk of miscarriages in the population. So there is a role in that context, definitely. Okay, if you think the patient needs progesterone, which one? IM, oral, vaginal? What is your choice? Vaginal is the first choice. Vaginal is the first choice. Vaginal. IM का रोल है कोई? IM में अब लोग अभी तक देते हैं. I can help सब you. कुछ कर सकते हैं, लेकिन IM का रोल एज सच नहीं. डेटा के लिहाज डॉक्टर नदीम, व्हाट द डेटा सेज, वो ये कहते हैं कि आप तीनों प्रोजेस्टेरॉन दे सकते हैं, बट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन is at the level of the vaginal one, and where it is more required for the uterus to keep it quiescent for all time. And that is why we prefer to use the vaginal progesterone even in the patients with IVF. We give them in high dose, because initially first we need to give them a support, because we've got the cycle in our hand where we have taken every hormone to a down regulation, so therefore progesterone fulfills that, and later on to carry on to keep the uterus quiescent. So all the researchers have said that the vaginal has got more role as compared to the others. But if you do not have an option, then still you need to give something to your patient. But if you have an option, then vaginal is the best. Yeah.
Thank you. Thank you So very you will much. use the best which is available. If Yes. I want to Be- treat my patient, I will give the best. Yes, So- we would go for the best one, but if they not, then we. नदीम, एक कॉमन क्वेश्चन प्रॉब्लम हम लोग देख रहे होते हैं, वी गेट प्रिस्क्रिप्शंस टू मेनी विद बहुत सारे पेशेंट्स को ग्रेविबिनॉल दिया होता है, हाँ, ग्रेविबिनॉल। कॉमनली प्रिस्क्राइब। मुझे ये परेशानी होती है कि अब प्रेगनेंसी ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट इज जस्टिफाइड, बट व्हाई विद द ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन? ग्रेविबिनॉल इज अ इंजेक्शन विद ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, कॉमनली चने की तरह सब लगाते हैं, 25 वीक्स तक लगता है। मुझे ये समझ नहीं आता है। It's a hydroxyprogesterone ciproate जो है। Along with the, there is estradiol valeric. Although जो अगर बात करेंगे तो रिसेंट एडवांसेस की अगर कोई देख ले तो मेरे ख्याल में 26 का रिसेंट एडवांसेस उठा के देख लें, उसके ऊपर जो कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ होगा, उसमें येलो से हाईलाइट किया हुआ होगा वो लाइन कि टेराटोजेनिसिटी का भी इम्प्लीकेशन का जिक्र है उसके ऊपर, लेकिन ओवरऑल it is because the estrogen is there. It is not really the first line drug to be used. So overall injectable gravinon is not the first one. It should not be used in this context. But other progesterones, first line is vaginal. If vaginal is not possible and cannot be given, then oral can be used. But it is can be, not as the first line. So stick to vaginal. मैंने Yeah? क्वेश्चन खास के उठाया था कि सोसाइटी में ये बहुत हो रहा है। No. The first pregnancy, there is no role in giving. First pregnancy में तो कोई बात ही bleeding नहीं है, then it will come out. Without bleeding, prophylactic usage, no. With bleeding, yes. I think Madam has raised a very valid question, and we as a gynecologist should put our foot down or step down that unjudicious or non-judicious use of progesterone to be stopped, and if at all, if it's indicated, cyclogest or the vaginal form which is used in patients where it's indicated. Because many a times we are getting prescriptions and it is very difficult to tell the patient that you do not need gravibinon, please you do not need Diveston or Patient will not accept. So what patients are taking, I tell them, you are taking it, I am not stopping it, you continue with the prescription, it's not my prescription. So at least from this forum we can declare this Yes. non-judicious use should not be done. Not Yes, judicious. you're right. Pakistan, You're right. India, Bangladesh are the largest users of progesterone. मेरे ख्याल में सब लोग जो इंडस्ट्री भी उसको सपोर्ट करेगी इस बात को कि पूरे यूरोप के मुकाबले में 1:4 to 1:5 का रेशो है ऑफ यूजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो है। वहाँ पे एक औरत यूज करती है तो हमारे यहाँ 4 से 5 औरतें यूज करती हैं प्रोजेस्टेरॉन जो है। हमारे यहाँ- दैट्स द इंटरनेशनल डेटा। डॉक्टर नदीम, हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा कौम प्रेग्नेंट होती है, वो लोग होते भी नहीं हैं। नहीं, जो प्रेग्नेंट हो रही है, और मैं pregnant की बात कर रहा हूँ, क्विकरी- not everybody. हमारे यहाँ Pregnant. क्वेकरी भी बहुत ज़्यादा है और प्लस बहुत से डॉक्टर्स भी बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं। आई क्लोज दिस सेशन नाउ, इसलिए कि हमें आगे भी चलना है। थैंक यू वेरी मच वर्दी पैनलिस्ट, प्लीज टेक योर सीट्स एंड डॉक्टर शाहीन, मेरा इनसे एक सवाल है डॉक्टर नदीम जल्दी से कर लें जब तक आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। जल्दी से कर लें। डॉक्टर नदीम, हियर पीछे you said कि हम प्रोलेक्टिन जो है ना, we do it and high prolactin we manage it. Do you do monomeric prolactin and then start with the treatment or not? Monomeric. with 10-hour fasting, that's it. Whenever you have very high levels, then you need to do the micro ones जो है, But- not routinely. But AKU also gives a monomeric at all times, It is. and It when is. it is higher, so do you manage that with the bromocriptine or cabergoline? Cabergoline, I manage with the cabergoline. I usually routinely use as the regular prolactin levels with about 10-hour fasting. I use cabergoline in the dose of 0.25 twice a week. I call it a Monday, Thursday drug. And last dose is to be, after the last dose, 3 weeks after that, I recheck whether we have achieved the target or not. And if we achieve the target, stop. All right, I have to skip. Thank you. All right.